एक्सपांड होता है। ये भी आप देखना, अगर एक बॉटल को ना फ्रिज में अच्छा टाइट मतलब भर के पूरा ऊपर तक भर के अच्छा बंद कर देना, कोई भी जगह ना हो, ठीक है, और उसको अच्छा 1-2 दिन के लिए छोड़ देना तो बॉटल फट जाएगी फ्रीजर के अंदर ही। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक्यूमेन में। और अब हम देखने वाले हैं, मैं मुकुल त्रिवेदी हूं, है ना, और यहाँ से मैं आपको पूरा जियोटेक पढ़ाने वाला हूं। तो हम लोग देख लेते हैं, ये जियोटेक जो है आपके एसएससी के भी काम आएगा, गेट के भी काम आएगा और जीपीएससी के भी काम आएगा, ठीक है। तो मेनली हम जीपीएससी का भी देख लेते हैं, वेटेज क्या रहता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, फिर मैं आपको एसएससी का भी बताऊंगा और साथ ही साथ गेट का भी बताऊंगा इसी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जीपीएससी का देख लेते हैं। तो यहाँ पर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है, जो वेटेज है वो काफी बढ़िया रहता है, 11 मार्क्स का रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कितने का रहेगा वेटेज? ये 11 मार्क्स के आसपास होता है ना जनरली। और अगर हम बात करें अलग अलग, जैसे एसएसबी की बात करें अगर, तो उसमें 14 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। गुजरात के ही अलग अलग डिपार्टमेंट के जो आपके क्लास 1 या 2 की जो पोस्ट होती है उसमें 11 मार्क्स, क्लास 2 की होती है उसमें 8 मार्क्स भी रहता है, 14 भी रहता है, 10 भी रहता है, रोड एंड बिल्डिंग में 14 रहता है, ठीक है। डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हाँ यहां से आप देखा जाए तो एवरेज देखा जाए तो 10 to 12 मार्क्स का वेटेज होता ही होता है। और अगर हम गेट और एसएससी की बात करें तो वहां पर भी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का वेटेज कुछ इसी तरह रहता है, ठीक है। 10 से 12 मार्क्स का एसएससी में रहता है, बोल सकते हो 10 मार्क का, है ना। अगर हम एसएससी की बात करें, एसएससी की, तो वहां पर 10 मार्क्स का, और गेट की बात करें तो वहां पर 15 मार्क्स का वेटेज रहता ही रहता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर जीपीएससी में चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहता है इसका, है ना। चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहता है वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो यहां पर अगर देखा जाए चैप्टर वाइज, तो पहला चैप्टर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल रहेगा, है ना। उसके बाद हम लोग सॉइल की क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्ले मिनरलॉजी देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंदर हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ठीक है। इंडेक्स प्रॉपर्टी मेनली सॉइल के मतलब सॉइल को क्लासिफाई करने के भी काम आती है, तो उसके जस्ट बाद फिर हम लोग सॉइल क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद क्ले मिनरलॉजी, फिर परमिएबिलिटी, फिर इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेस, स्लोप स्टेबिलिटी, लेटरल अर्थ प्रेशर, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, और आखिरी में सॉइल एक्सप्लोरेशन। तो टोटल हम लोग यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 चैप्टर देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट सेकंड क्लास में टोटल यहाँ से 32 क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 32 आए हैं फर्स्ट से सेकंड क्लास में, 15 से 28 19, मतलब काफी अच्छा वेटेज है टोटल जियोटेक का। तो जियोटेक आप छोड़ के नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए, है ना। बहुत बेसिक सब्जेक्ट है और नया है, पता है आपको, ये नया सब्जेक्ट है। अभी हम लोग जियोटेक स्टार्ट करेंगे तो आपको बताऊंगा कि मतलब अभी ना इसमें रिसर्च चल ही रही है, क्योंकि अभी ये सब्जेक्ट क्या है, 100-150 साल पुराना है, 200 साल, 100-150 साल पुराना होगा मुश्किल से, 50 से 100 साल पुराना है ना। मतलब नया ही सब्जेक्ट इसको एज अ कंसिडर किया जाता है, मतलब इसमें काफी रिसर्च और भी चल रही है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ना हो, ठीक है, कभी ऐसा हो भी सकता है क्योंकि नया सब्जेक्ट है। अभी तक इसमें मतलब इसमें एक्सेप्शंस भी हैं काफी, है ना, और स्टडी हो रही है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे ज्यादा मार्क्स का फर्स्ट से सेकंड क्लास में आपका पहला चैप्टर ही है जिसमें 6 मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बाकी भी देखोगे तो सब में 4 1 2, क्लास 2 में भी देखें तो ऐसा ही है ना, 2 1 1, मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ आता है,
ठीक है। कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे क्लास 2 में कंपैरिजन किया जाए ऐसे आप पढ़ सकते हो, तो क्लास 2 वाले जो है वो क्ले मिनरलॉजी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्ले मिनरलॉजी एक भी बार नहीं आया है क्लास 2 वालों को, ठीक है। वैसे ही अगर देखा जाए तो कॉम्पैक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन भी वैसे देखा जाए तो उतना ज्यादा वेटेज नहीं रखता, लेकिन हाँ कंसोलिडेशन के बेसिक के लिए आपको कॉम्पैक्शन पता होना चाहिए, तो वो जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जियोटेक, है ना। तो ये आपकी वर्कबुक है, इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जियोटेक के, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं जियोटेक के बारे में, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसमें मैंने आपके साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी शेयर कर लिया है, बात कर ली है, और क्या वेटेज रहता है ये भी हमने बात कर ली थी, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो जियोटेक का जो वेटेज है वो आप बोल सकते हो हर एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स के बीच में वेरी करता है, ठीक है। यहां पर भी हम देख रहे हैं 10 से 15 मार्क्स, और एसएससी में भी 10 से 15, और गेट में तो 15 के 15 मार्क्स का भी रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात थी आपके जियोटेक को लेके, और मैं मुकुल त्रिवेदी हूं, है ना। आपके कई सारे सब्जेक्ट मैं डील करता हूं, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। अब कौन है फादर ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग? तो तरजागी ही जी को फादर ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोला जाता है, ठीक है। अब सर सॉइल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि सॉइल मैकेनिक्स है, ठीक है। तो सर हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सॉलिड और लिक्विड, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच की रहती है ना। अगर सॉलिड होती तो हम इसको सॉम में पढ़ लेते, ठीक है, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स, और अगर लिक्विड जैसी होती तो हम इसको फ्लूइड में पढ़ लेते, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इन दोनों के बीच में कहीं आकर कर रहा है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तरजागी जी ने इसको क्या बोला? सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। दोनों लगते हैं, मैकेनिक्स भी लगेगा, हाइड्रोलिक भी लगेंगे, ठीक है। मतलब आपको सॉम और एफएम पढ़ लेना है इसके पहले, तो आपके लिए और अच्छा होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स डीलिंग विथ सेडिमेंट्स एंड अदर अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, सॉलिड पार्टिकल्स का इकट्ठा होना, प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट दे कंटेन एन एडमिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या बोला? सॉइल मैकेनिक्स एप्लीकेशन है किसकी? लॉ ऑफ मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स की। किसके ऊपर? सेडिमेंट्स पर, या कुछ अनकंसोलिडेटेड सॉलिड्स हैं जो एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है। और ये इकट्ठा क्यों हुए ये सेडिमेंट्स? अब भाई जैसे सॉइल है, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होगी? सॉइल की फॉर्मेशन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक के कारण होगी, ठीक है। मतलब जब रॉक टूटेगा, ठीक है। अब ये जो रॉक टूटेगा ये कई तरीकों से टूट सकता है, फिजिकली टूट सकता है, ठीक है, केमिकली टूट सकता है, और बायोलॉजिकली टूट सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? पेडोजेनेसिस। पेडो मींस अर्थ, और जेनेसिस मींस बर्थ या ओरिजिन, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे कि सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को पेडोजेनेसिस बोला जाता है। पेडो मींस अर्थ और जेनेसिस मींस ओरिजिन और बर्थ, ठीक है। अब यहां पर सॉइल मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि सॉइल जो है, सॉइल की वेदरिंग, ठीक है। जनरली यहां पर वेदरिंग ऑफ रॉक होगा, ठीक है। जनरली यहां पर वेदरिंग ऑफ रॉक होगा और सॉइल बनेगी, ठीक है। वेदरिंग किसकी होगी? रॉक की वेदरिंग होगी और सॉइल बनेगी, ठीक है। वेदरिंग किसकी होगी? रॉक की वेदरिंग होगी। अब यहां पर 3 तरह से वेदरिंग हो सकती है रॉक की, जिसके कारण सॉइल बनेगी। तो वो फिजिकल वेदरिंग हो सकती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो सकती है, या केमिकल वेदरिंग। कई बुक्स में आप 2 ही तरह की वेदरिंग देखते हो, फिजिकल और केमिकल, है ना। बायोलॉजिकल को भी केमिकल में ही डाल दिया जाता है।
तो अभी तक हमने ये देखा कि सॉइल मैकेनिक्स जो है वो सॉलिड और फ्लूइड मैकेनिक्स के बीच का पार्ट है, ठीक है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। नई ब्रांच है, ठीक है, इसलिए कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अभी आगे और जाके डिस्कवर होंगी, है ना, इसलिए अभी तक जो डिस्कवर हुआ हम उसी में देख रहे हैं। अब सॉइल का बनने के प्रोसेस को हमने बोला कि वो पेडोजेनेसिस है। फादर कौन है सॉइल मैकेनिक्स के? तरजागी जी, ठीक है। अब यहां पर सॉइल बन कैसे रही है? रॉक की वेदरिंग। वेदरिंग मतलब टूटना, है ना, रॉक टूट रहा है किसी किन कारणों से, या तो फिजिकल फोर्सेस के कारण, बायोलॉजिकल फोर्सेस और केमिकल फोर्सेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से फिजिकल फोर्सेस हैं या ऐसे कौन कौन से फिजिकल कारण हैं जिनके कारण वेदरिंग हो सकती है। तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या कारण हो सकते हैं? तो आप बोल सकते हो हाँ, मूवमेंट ऑफ एनिमल, प्लांट, हाँ ये सबसे भी हो सकता है, ठीक है सर। और किससे हो सकता है? और आपका एक्सफोलिएशन हो सकता है। एक्सफोलिएशन मींस अल्टरनेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बार बार मान लो ठंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, समर हो रहा है, फिर एक्सपांड हो रहा है, तो बार बार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के कारण क्या हो सकता है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, इसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग में जनरली सैंड और ग्रेवल फॉर्म होंगे, और फिजिकल वेदरिंग से क्या होता है, जैसा पेरेंट रॉक था, ठीक है, वैसे ही जो वेदर्ड रॉक होगा या वेदर्ड सॉइल होगी उसकी भी प्रॉपर्टीज सेम वैसे ही होगी जैसा पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस या प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं दिखेंगे क्योंकि ये फिजिकली हो रहा है, ठीक है। सो इन फिजिकल वेदरिंग द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेरेंट रॉक आर रिमेन अनचेंज्ड एंड प्रिजर्व्ड इन द सॉइल। तो वो ही मिनरल्स रहेंगे जो पेरेंट रॉक में है, ठीक है, कोई अलग से कोई मिनरल्स ऐड नहीं होंगे। और जनरली फिजिकल वेदरिंग से क्या बनता है, सैंड और ग्रेवल बनता है, ठीक है। अब फिजिकल वेदरिंग किन किन कारणों से हो सकती है? तो हाँ, एक्सफोलिएशन हो सकता है, मतलब अल्टरनेट टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। स्लेगिंग हो सकती है, मतलब अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग, ठीक है, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग। इसके कारण भी क्या होता है, श्रिंकेज होता है और स्वेलिंग होती है, ठीक है। इसी श्रिंकेज और स्वेलिंग से भी रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब फ्रॉस्ट वेजिंग भी हो सकती है ड्यू टू फ्रीजिंग, ठीक है। अब फ्रॉस्ट वेजिंग क्या होता है, ये देखो, ये होती है फ्रॉस्ट वेजिंग, ठीक है, ये होती है आपकी फ्रॉस्ट वेजिंग। अब जैसे मान लो यहां पर क्या था, एक पहाड़ के बीच में कोई वॉइड था, ठीक है, उसके अंदर पानी भर गया, ठीक है। यहां मान लो छोटा सा वॉइड है ये, है ना, ज्यादा कोई बड़ा वॉइड नहीं है, लेकिन हमको दिखा बड़ा रहा है। अब इसमें पानी भर गया, है ना। अब बहुत ज्यादा ठंड थी तो ये पानी क्या हो गया, फ्रीज हो गया, है ना। अब पहले कौन सा पानी फ्रीज होगा, जब आप कोई कटोरी में या गंजी में भी, है ना, या बर्फ रखते हो फ्रिज के अंदर, अभी गर्मियों में रखते होगे ना बर्फ, तो सबसे पहले नीचे वाली लेयर जमती है कि ऊपर वाली लेयर जमती है? ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है ना बर्फ की। कई बार हम जल्दी निकाल लेते हैं तो बर्फ को फोड़ो तो वो ऊपर वाली लेयर को फोड़ो तो अंदर पानी दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर फ्रीज होती है, ठीक है। अब इसके कारण पानी क्या होता है, एक्सपांड होता है। ये भी आप देखना, अगर एक बॉटल को ना फ्रिज में अच्छा टाइट, मतलब भर के पूरा ऊपर तक भर के अच्छा बंद कर देना, कोई भी जगह ना हो, ठीक है, और उसको अच्छा 1-2 दिन के लिए छोड़ देना तो बॉटल फट जाएगी फ्रीजर के अंदर ही, है, क्योंकि बर्फ क्या होता है, बर्फ बन के एक्सपांड होता है, ठीक है। तो एक्सपांड होगा तो उसको जगह चाहिए, जगह नहीं मिलेगी तो वो स्ट्रेसेस लगाएगा। तो ये देखो यहां पर भी उसने स्ट्रेस लगाया और ये जो जॉइंट था यहां पर वो क्या हो गया, वो फट गया, वो ये चौड़ा हो गया, ठीक है। इसके कारण भी क्या होता है, रॉक की फिजिकल वेदरिंग होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, मिनरल क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। ये सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन के कारण होता है, ठीक है। अब प्रेशर रिलीज और अनलोडिंग भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो पहले कोई एक पत्थर रखा हुआ था दूसरे रॉक के ऊपर, अब ड्यू टू एनी रीजन, अर्थक्वेक रीजन हो सकता है या विंड रीजन हो सकती, जान लो वो पत्थर हट गया, ठीक है, प्रेशर हट गया, रिलीज हो गया, तो उसके कारण भी उसकी वेदरिंग हो सकती है, ठीक है। अब एक्शन ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल, प्लांट उग गए, उसकी रूट्स ने क्या कर दिया, क्रैक डाल दिया।
अब भाई एनिमल मतलब ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गए, उनके चलने के कारण, उसके चलने के कारण या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कोई पहाड़ टूट गया, ठीक है। अब इंपैक्ट एंड ग्राइंडिंग के कारण, ये ग्लेशियर्स के कारण हो सकता है इंपैक्ट और ग्राइंडिंग, या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये सब कारण हो सकते हैं आपके किसके, फिजिकल वेदरिंग के। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां तक आपका फिजिकल वेदरिंग क्लियर है। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि केमिकल वेदरिंग भी हो सकती है ना। अब केमिकल वेदरिंग में क्या आता है, केमिकल वेदरिंग मतलब अब भाई रिएक्शन है, रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो ऑक्सीडेशन, कार्बन के साथ हुआ तो कार्बोनेशन, है ना। अब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो रिडक्शन, ठीक है। फिर पानी के साथ हुआ तो आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रेशन, ठीक है। सो यहां पर केमिकल वेदरिंग के कारण मिनरल में चेंज आएगा, यस, मिनरल्स की प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। सो ड्यू टू केमिकल वेदरिंग द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स गेट मॉडिफाइड एंड चेंज, ठीक है। तो यहां पर जो मिनरल्स होंगे वो बदल भी सकते हैं रिएक्शन करके या मॉडिफाई भी हो सकते हैं, ठीक है। अप टू सम एक्सटेंट आर फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग, ठीक है। तो जनरली केमिकल वेदरिंग से क्या बनता है, क्ले और सिल्ट। तो हमारा फिजिकल वेदरिंग से क्या बन रहा था, सैंड एंड ग्रेवल, और केमिकल वेदरिंग से क्या बनेगा, क्ले एंड सिल्ट। यहां तक क्लियर है सीधे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रेशन soil forming minerals occurring in a rock undergo hydration when exposed to humid condition। मैंने बताया ना, जब पानी आ जाए, पानी कहीं से भी आए, ह्यूमिडिटी मतलब पानी है, मॉइस्चर है ना। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू दिस रिएक्शन मिनरल इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड बिकम सॉफ्ट एंड मोर रेडिली वेदर्ड, ठीक है। पानी के संपर्क में आके मिनरल क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इजीली उनकी क्या हो जाती है, वेदरिंग हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्बोनेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, तो उसके कारण भी वेदरिंग हो सकती है, ठीक है। लीचिंग जो है वो हम इरिगेशन में भी पढ़ते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप जानते हो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। जो कॉमन टर्म्स हैं उसलिए मैंने कुछ उसके बारे में लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको पूछेगा, है ना। हाँ, ये पूछ सकता है कि बहुत मुश्किल है कि ये पूछे कि क्या हो सकते हैं फिजिकल वेदरिंग या केमिकल वेदरिंग, ठीक है, वो भी मुश्किल है। हाँ, ये पूछ सकता है कि केमिकल वेदरिंग से क्या, कौन सी सॉइल फॉर्म होती है और फिजिकल वेदरिंग से कौन सी सॉइल फॉर्म होती है, बस उससे ज्यादा कुछ। और ज्यादा होगा तो मिनरल में कोई चेंज आता है या नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 1 और 2 के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 3 में भले पूछ सकता है तो पूछ सकता है, ठीक है। लीचिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड मटेरियल डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, ठीक है। तो अब इसका लीचिंग का एग्जांपल क्या होता है, लीचिंग का बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। अब जैसे क्या, जैसे मान लो सॉइल में अब अल्कैलिनिटी इंक्रीज हो गई या मान लो सैलिनिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, मतलब कोई सॉल्ट के कारण, ठीक है। सॉइल में, पानी में सॉल्ट था, अब पानी आपने बार बार डाला, इरिगेशन किया ना, तो अब वो सॉल्ट क्या होगा, सॉइल में रह जाएगा, सॉइल की प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। अब उस सॉल्ट को हमको सॉइल से हटाना है, तो आप क्या करोगे, प्योर वाटर थोड़ी देर उस सॉइल में डालोगे तो क्या होगा, सॉल्ट अपने आप उस पानी में घुल जाएगा और फिर उस पानी को निकाल दोगे, तो सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन था सॉइल के अंदर वो कम हो गया। इसी को बोलते हैं लीचिंग। नेचुरली भी होती है लीचिंग, जैसे इफ्लोरोसेंस होता है, वो भी लीचिंग के कारण होता है ना। अब जो सॉल्ट है वो लीच बाहर आ जाते हैं, अगर सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट है ईंटे में तभी एफ्लोरोसेंस आता है। ईंटे से दीवार में जो व्हाइट पैचेस नहीं आ जाते ईंटे के ऊपर, उसको एफ्लोरोसेंस, वो भी लीचिंग का ही एक एग्जांपल है, ठीक है, कि सॉल्ट जो है वो बाहर निकल आते हैं ईंटे से, ठीक है। ओके, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड मटेरियल, ठीक है, वो भी लीचिंग है। सॉलिड मटेरियल है ब्रिक, उससे सॉल्ट बाहर आ रहा है तभी व्हाइट पैचेस बन रहे हैं, वो भी लीचिंग के कारण होता है फ्लोरोसेंस। वो एक बेस्ट एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीडेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो रिडक्शन। ओके, अब थर्ड आ जाता है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। सो ड्यू टू ऑर्गेनिक एसिड रिलीज्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म
ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड प्लांट मूवमेंट ऑफ माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, ये क्या ऑर्गेनिक एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ये तो फिजिकल में आ जाता है, प्लांट का रूट या लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल का मूवमेंट। ठीक है, अब बायोलॉजिकल में क्या होगा, जैसे मान लो इसी रूट्स में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उन्होंने कोई एसिड रिलीज किया जिसके कारण वो रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, या कुछ एनिमल्स या कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनके जो एसिड छोड़ते हैं चलते टाइम भी, है ना, मूवमेंट के टाइम पर भी, या जिनका यूरिन एसिड जैसा होता है, जैसे स्पाइडर हो गया, फ्रॉग हो गए। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम एक्सटेंट तक होता है, इसलिए इसको उतना ज्यादा नहीं बोला जाता। ज्यादातर फिजिकल और केमिकल वेदरिंग ही होती है। ठीक है, अब देखो कैसे होती है वेदरिंग का पूरा प्रोसेस है। जैसे आउटक्रॉप ऑफ रॉक, सबसे पहले आउटक्रॉप ऑफ रॉक मतलब जैसे ये कोई रॉक है, इसमें क्रैक आ गए, इनिशियल क्रैक्स आ गए, थर्मल स्ट्रेस आ गई। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस मतलब वही टेम्परेचर के चेंज होने के कारण क्रैक्स आ गए। ठीक है, या इनिशियल क्रैक्स आ गए, तो रॉक विथ क्रैक आ गया वो। ठीक है, अब रॉक में कुछ क्रैक्स आ चुके हैं, अब इन क्रैक्स के अंदर अगर पानी भर गया, ठंड हो गई, तो ये क्रैक और ज्यादा चौड़े हो सकते हैं। अब ये जो चौड़े होने का प्रोसेस है वो केमिकली भी हो सकता है ना, सॉल्ट्स के कारण, हाइड्रोलिसिस के कारण, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण, या फिर ये जो प्रोसेस है ये फिजिकली भी हो सकता है ना। फिजिकली भाई एक्सफोलिएशन, अब इनिशियल थर्मल क्रैक्स तो फिजिकली आ रहे हैं। ठीक है, एक्सफोलिएशन के कारण, स्लेकिंग के कारण, या या आपका एनिमल के मूवमेंट, प्लांट के मूवमेंट्स के कारण, ये सब के कारण भी क्या हो सकता है, वो क्रैक बड़ा हो सकता है। ठीक है ना। अब सॉइल पेरेंट मटेरियल, अनवेदर्ड रॉक, और है ना, अब सॉइल के अंदर अभी भी वो पेरेंट मटेरियल तो है ना, अभी वो तो रॉक बस क्या हुआ है, टूटा हुआ है। ठीक है, अभी रॉक टूटा है। ठीक है, अब उसके अंदर और भी चीजें आके मिक्स हो जा रही हैं, तो एक मिक्स सॉइल बन जा रही है। ठीक है, अगर मिक्स हो जा रही है तो सॉइल मिक्स हो जा रही है। ठीक है, अब ओरिजिनल सॉइल में कार्बन और नाइट्रोजन क्या हो गए, ऐड हो गए। ये मतलब और वेदरिंग के आगे का प्रोसेस है। ठीक है, अब इसी में अगर मान लो कोई माइक्रोब्स आके, तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग हो जाएगी। ठीक है, सो इसी तरीके से आपकी वेदरिंग होती है जनरली। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग, सिंपल एक और प्रोसेस भी बता देता हूं आपको। ठीक है, ये देखो, ये पहले एक चट्टान थी, अब इसमें धीरे धीरे पानी गिरा, पौधे उगे, तो क्रैक्स डेवलप होना चालू हो गए। ठीक है, फिर ये क्रैक्स और ज्यादा हुए, तो ऊपर का जो रॉक था वहां के पार्टिकल और कम हो गए, देखो एकदम सॉइल जैसे हो गए। नीचे अभी भी बेड रॉक है ना, ऊपर के जो पार्टिकल है वही सॉइल में कन्वर्ट हुए हैं। ये भी एक प्रोसेस होता है। अब धीरे धीरे इस जो छोटे पार्टिकल थे उनकी डेप्थ और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो अब ये पूरी तरीके से फॉर्म हो गई है सॉइल, ये भी एक प्रोसेस है। ओके, अब नेक्स्ट ये जो है आपका मेन जैसा होता है जनरली, तो अब क्या होगा, देखो अब ये जो सॉइल है ये या तो यहीं रहेगी, या तो ये यहां से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। दो ही तरीके हो सकते हैं, तीसरा कोई पॉसिबल चांस है क्या? पॉसिबल चांस नहीं। एक क्या होगा, या तो सॉइल यहीं पर टूटी होगी, यहीं पर रॉक है, यहीं पर टूटी, यहीं पर रही। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, ये जो हमने देखा। ठीक है, इसमें सॉइल एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाए। जैसे आप हो, जैसे अभी आप मान लो पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर आपकी जॉब लगी या आपने स्कूलिंग की, तो वहां अच्छा स्कूल था आपके घर के पास, तो आप घर में ही रहे। ठीक है, उसके बाद मान लो आपको कहीं अच्छे कॉलेज में पढ़ना था, वो आपके सिटी में नहीं था, तो अब बाहर आए ना आप, है ना, अब बाहर आए। वैसे ही अगर सॉइल भी अपने पेरेंट लोकेशन से, है ना, या जहां पर उसका रॉक है वहां से कहीं दूर चली जाती है, तो हम उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं, और अगर वो वहीं पर रहती है तो हम उसको रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, सो अब ट्रांसपोर्टेड और रेसिडुअल के पहले एक प्रोसेस देख लेते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इरोजन। अगर जैसे मान लो किसी सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह, तो रॉक से इरोड होगी सॉइल, कोई भी रीजन हो सकता है, फिजिकल, केमिकल। फिर एक जगह फिर ट्रांसपोर्ट होके एक जगह डिपॉजिट होगी, है ना, ट्रांसपोर्ट होके एक जगह
डिपॉजिट होगी और उसके बाद अपहील, अपहील मतलब एक्यूमुलेशन है ना, अपहील मतलब एक्यूमुलेशन, इकट्ठा हो रही है, ठीक है, इकट्ठा होते जा रही है तो उसको अपहील बोलते हैं। फिर अपहील वहां से फिर मान लो पानी बह गया, अब जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, इसको समझा देता हूं आपको अच्छे से। जैसे कि मान लो ये पहाड़ है, ठीक है ना, अब इस पहाड़ से हमारी सॉइल इरोजन हुआ इसका और ये ट्रांसपोर्ट हो गई, नीचे आ गई, ठीक है, नीचे आ गई, यहां पर ट्रांसपोर्ट होके नीचे आ गई। अब यहां पर ये डिपॉजिट हो गई, ठीक है, यहां पर ये डिपॉजिट होती गई। अब बार बार इरोजन होता गया, ये बार बार डिपॉजिट होती गई एक के ऊपर एक, तो ये एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, ये एक्यूमुलेशन नहीं हुआ क्या बताओ, और ये यहां से यहां तक ट्रांसपोर्ट हो गई, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। अगर जैसे मान लो ये रॉक की वेदरिंग होती और सॉइल यहीं इकट्ठी हो जाती तो आप इसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल। ये कहीं दूसरी जगह चली गई तो ये कहला जाएगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। चलिए तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होते हैं, ठीक है ना, रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और अगर वो अलग अलग मीडियम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके मेन चीज यही है कि अलग अलग मीडियम से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसका पार्टिकल साइज है ना, उसकी सॉर्टिंग, उसका टेक्सचर, उसका शेप कैसा रहेगा, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए